तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के कुछ एलिमेंट से, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, दो टाइप के एलिमेंट से। एक हमारी थी डायरेक्ट कॉस्ट। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करने में एक तो हमारी क्या लगती है, डायरेक्ट कॉस्ट, और एक हमारी क्या लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्टिंग में हम दूसरा नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था, ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट के कितने एलिमेंट से, प्राइम कॉस्ट के अंदर तीन एलिमेंट से। कौन कौन से, एक था मटेरियल, एक था लेबर, और एक थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मतलब अगर मैं मटेरियल कॉस्ट ले लूं प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के मेरी क्या बनती है, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। ठीक। और सेम ऐसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी हमारे पास तीन थे। कौन कौन से, एक हमारा था फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक हमारा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और एक हमारा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये छह एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए छह एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखिए अभी हमें क्या करना है, ये एक हमारे कोर्स में अलग से चैप्टर है, इन दोनों का एक अलग चैप्टर है, और इन तीनों का मिला के एक अलग चैप्टर है। तो मतलब तीन चैप्टर्स है। मटेरियल कॉस्ट एक चैप्टर हो गया, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के एक चैप्टर हो गया, और ओवरहेड्स का पूरा एक चैप्टर है। तो ये तीन चैप्टर्स है। आज हम शुरू करेंगे किससे, मटेरियल कॉस्ट से। तो डालना हेडिंग चैप्टर का नाम मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स तक का ऑन एन एवरेज जनरली आता है, बट 10 नंबर तक का भी आया हुआ है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि पेपर में आएगा ही आएगा, मैक्सिमम ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। हमने पढ़ा था कॉस्ट के अंदर दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। ठीक। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो हमारे आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, जो हमारे आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, और फिक्स कॉस्ट पे आउटपुट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मटेरियल क्या है, मटेरियल हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और वो भी वेरिएबल कॉस्ट कैसी, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि मटेरियल, अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कभी भी फिक्स में नहीं आ सकता, मटेरियल हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल। जैसे जैसे मैं आउटपुट बदलूंगा मेरा मटेरियल हमेशा चेंज होगा ही होगा। तो वो मेरा क्या रहेगा, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट। वो हमेशा किसमें आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक। तो मटेरियल को हम प्योर वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, मटेरियल को हम प्योर वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। वो ऑनलाइन लेगा क्या, उसे बोलो रिकॉर्ड करके सर यूट्यूब पे डाल। चलो लिखना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। मटेरियल कॉस्ट इज द, मटेरियल कॉस्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट, मटेरियल कॉस्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट of cost for any manufacturing concern, for any manufacturing concern। अंडरलाइन कर देना फर्स्ट एलिमेंट को। क्या कहता है कि अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो उसके लिए मटेरियल क्या है, पहला एलिमेंट। अगर मुझे ये चेयर बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। बिना प्लास्टिक के चेयर बनी नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसलिए मटेरियल हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट, फुल स्टॉप। इट इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट, इट इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट which is necessary, which is necessary for any production activity, which is necessary for any production activity।
कह रहा है कि ये क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो कि नेसेसरी है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अंडरलाइन कर देना नेसेसरी वर्ड को, नेसेसरी, फुल स्टॉप। मटेरियल कॉस्ट इज द, मटेरियल कॉस्ट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, मटेरियल कॉस्ट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, सबसे प्योर वेरिएबल कॉस्ट मानी जाती है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, in other words comma, material cost is, material cost is always related to the, material cost is always related to the output produced। कहते हैं जितना जितना हमने आउटपुट प्रोड्यूस करा उसके बेसिस पे मटेरियल कॉस्ट चेंज होती रहेगी। तो उससे इससे पहले वाली लाइन में अंडरलाइन कर देना प्योरेस्ट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को, प्योरेस्ट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद वाले में रिलेटेड टू द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, related to the output produced, उसमें अंडरलाइन, ठीक, फुल स्टॉप। लिखना अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस चैप्टर कॉमा, अंडर दिस चैप्टर कॉमा, we are concerned with, we are concerned with, we are concerned with various aspects of raw material, we are concerned with various aspects of raw material, various aspects of raw material, that is डैश डाल के लिखना फर्स्ट पॉइंट। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हम रॉ मटेरियल का प्राइस कितना रखेंगे, वो प्राइस कितना होगा रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा। सर उसका तो परचेज प्राइस पता ही होता है। अगर आप मार्केट में गए, आपने प्लास्टिक खरीदा, तो आपने पूछा शॉप वाले से कि क्या रेट है प्लास्टिक, उसने बोला 100 रुपए किलो, तो प्राइस हो गया। सर प्राइस में ना सिर्फ प्राइस, परचेज प्राइस नहीं आता, उसके अलावा और भी बहुत चीज आती है। अगर आपने मेटेरियल खरीदा, उसको किसी भी चीज में, रिक्शा ट्रक किसी भी चीज में लेके आए, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, उस पर टैक्सीज लगेंगे, उस पर कुछ ड्यूटीज लगेंगी, कुछ ना कुछ उस पर लोडिंग अनलोडिंग में लेबर को पैसा देना पड़ा होगा, तो बहुत सारे खर्चे लगे होंगे। वो सारे खर्चों को कंबाइन करके हम क्या निकालेंगे, प्राइसिंग निकालेंगे। सेकंड पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल, हालांकि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल एक क्वेश्चन इस पे बता दूंगा। क्या है, हम रॉ मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो तुमने अपने बचपन में यानी कि फाउंडेशन में पढ़ा होगा फीफो लिफो वेटेज एवरेज वो सब, तो वही सब चीजें सेम यहाँ पर एज इट इज आने वाली है, ठीक। थर्ड पॉइंट परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे ज्यादा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी परचेजिंग वाले कॉन्सेप्ट से आता है, थर्ड कॉन्सेप्ट से। थर्ड जो पॉइंट है हमारा परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाएगा। जिन बच्चों ने एफएम शुरू कर लिया, वर्किंग कैपिटल में हमने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल में क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज इट इज सेम है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। याद है मैंने उस टाइम पे बोला था कि उसको हम कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, तो ये परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है ना, ये एज इट इज सेम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो हम वहां नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर। तो लिखना हाँ, और फोर्थ पॉइंट अदर थ्योरी एस्पेक्ट्स, अदर थ्योरी एस्पेक्ट्स। तो थर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, कुछ और चीजें होंगी थ्योरी के बारे में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। मान लो मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं प्रोडक्शन करता हूँ चेयर्स की, तो क्या क्या होगा, एक मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मान लो ये मेरा क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर एक मेरा क्या होगा, स्टोर डिपार्टमेंट, ये मेरा क्या है, स्टोर डिपार्टमेंट। और एक मेरा क्या होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो मेरी कंपनी के ये तीन डिपार्टमेंट्स है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है स्टोर डिपार्टमेंट और एक है परचेजिंग डिपार्टमेंट। चेयर बना के कौन देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेयर बनाएगा।
अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेयर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन इसने देखा कि इसके पास तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो ये रॉ मटेरियल किससे मांगेगा? स्टोर वाले से। ये किसको बोलेगा? स्टोर वाले को बोलेगा कि मुझे क्या दो, रॉ मटेरियल दो। तो यहाँ पर अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ना ऐसा नहीं होता कि आपने फोन उठाया, फोन करा कि 10 किलो रॉ मटेरियल भेज दो और वो भेज देता है, ऐसा नहीं चलता। उन लोगों को ना प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, एक रिक्विजिशन देनी पड़ती है, एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। तो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इतने किलो प्लास्टिक दे दो या इतने किलो रॉ मटेरियल दे दो, ठीक। तो मतलब क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, जिसको इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब वो कंपनी की कंपनी में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। तो यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को क्या दिया, एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे क्या दे दो, मटेरियल दे दो, मुझे क्या दो, मटेरियल। अगर स्टोर वाले के पास पड़ा है तो ठीक है, वो दे देगा इसको। अगर स्टोर वाले के पास नहीं पड़ा तो स्टोर वाला किसके पास जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास। स्टोर वाला किसके पास जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास, कि मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया, आप जाके मार्केट से खरीद के लेके आओ, ठीक। तो ये भी लेकिन ऐसे फोन पे नहीं चलेगा, ये भी क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट देगा इसको, इंटरनल डॉक्यूमेंट, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म। ये क्या इशू करेगा? एक परचेज रिक्विजिशन फॉर्म करे, इशू करेगा किसको? परचेजिंग डिपार्टमेंट को। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, बहुत सारे सप्लायर्स होंगे मार्केट में, उन सप्लायर से, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4, इन सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा जो हमें चाहिए। फिर जैसे ही इसने रॉ मटेरियल खरीदा, ये रॉ मटेरियल किसके पास आ गया? परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास। परचेजिंग डिपार्टमेंट किसको देगा? स्टोर डिपार्टमेंट को। तो मटेरियल इशूड टू, किसको दिया? स्टोर डिपार्टमेंट को। और फिर लास्ट में ये किसको दे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मटेरियल इशूड टू, तो ये किसको दे देगा? मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो ये खरीद के लाएगा, ये इसको देगा, ये किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन शुरू करेगा, ठीक। तो पेपर में ना थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि परचेज रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है या फिर मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने बस ये पूरी वो बनाई है, तो बना लो ये चार्ट तुम भी। तो मटेरियल को यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। और मटेरियल को खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? परचेजिंग डिपार्टमेंट की। अगर मटेरियल ज्यादा यूज हो गया, अगर मान लो एक चेयर बनाने में 1 किलो मटेरियल यूज होता है, अगर तुमने एक की जगह 1 किलो 100 ग्राम यूज कर दिया, ज्यादा मटेरियल यूज कर दिया, तो उसके लिए हम किसको बोलेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर मान लो मार्केट में 1 किलो मटेरियल 100 रुपए का मिलता है, अगर आप 100 की जगह 120 में खरीद लाए, तो गलती किसकी है? परचेजिंग। ठीक। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अलग अलग। लिखना नोट, इसके नीचे नोट लिखना। नोट्स, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1,
the usage of raw material, the usage of raw material is to be done by, the usage of raw material is to be done by, is to be done by the production department, is to be done by the production department. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल को यूज करेगा. और नोट नंबर 2, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, the responsibility for purchasing the raw material, responsibility for purchasing the raw material is of purchasing department, is of purchasing department. Second wala, the responsibility of the responsibility for purchasing the raw material is to be, is to of purchase department. और third point, third note, note number 3, the carrying or holding of raw material, the carrying or holding of raw material is to be done by, the carrying or holding of raw material is to be done by the stores department, is to be done by the stores department. स्टोर डिपार्टमेंट का काम कितना है, बस इतना सा है कि मटेरियल को स्टोर करके रखेगा अपने पास, जब जब नीड होगी आगे भेजता रहेगा. तो स्टोर डिपार्टमेंट का इतना सा काम. नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखना, द इनिशियल एक्शन, द इनिशियल एक्शन. अब इसी प्रोसेस को ना बस मैं लिखवा रहा हूं, तो बस लिखते जाना इसको, समझा मैंने दिया. द इनिशियल एक्शन फॉर purchasing the raw material, the initial action for purchasing the raw material is always to be taken by, the initial action for purchasing the raw material is always to be taken by, always to be taken by stores department, stores department. And for this, and for this an internal document, for this an internal document is prepared by the, is prepared by the, prepared by the stores department. Internal document is prepared by the stores department in the form of, in the form of purchase requisition, in the form of purchase requisition, फुल स्टॉप. तो क्या बोला उसने कि जो इनिशियल एक्शन है किसके लिए, परचेज करने के रॉ मटेरियल का, is always to be taken by store department, and for this an internal document is prepared by the store document, store department in the form of purchase requisition. तो अगर स्टोर के पास सामान खत्म हो गया तो ये वेट नहीं करेगा कि ये मांगे तभी मैं मंगवाऊं, क्योंकि स्टोर को पता है कि वो मांगेगा मुझे तुरंत भेजना पड़ेगा वरना प्रोडक्शन रुक जाएगी. तो स्टोर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टॉक में सामान रखे. तो अगर इसके पास खत्म होने को है तो सबसे पहले ये किसको बोल देगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोल देगा परचेज रिक्विजिशन फॉर्म के थ्रू कि आप सामान लाके दे दो. ठीक है ना, फुल स्टॉप. फॉर द परचेजिंग डिपार्टमेंट, फॉर द परचेजिंग डिपार्टमेंट, नहीं कंटिन्यूएशन में है इसके. फॉर द परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो उसने क्या बोला, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म देगा किसके लिए, परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए. इन विच the names and quantities and size of various raw material, quantity and size of various raw material are to be recorded, are to be recorded, and on the basis of this, on the basis of this, on the basis of this, raw material is intended to be purchased, raw material is intended to be purchased by the purchasing department
intended to be purchased by the purchasing department from various suppliers, from various suppliers. तो उसने क्या किया, स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज रिक्विजिशन फॉर्म दिया परचेजिंग डिपार्टमेंट को, और इस फॉर्म के अंदर वो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो लिख देगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या साइज चाहिए, कैसे कैसे रॉ मटेरियल होंगे, वो सब वो इसके अंदर लिख के दे देगा। ठीक, रियल लाइफ में क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म में ना इवन उसका सप्लायर का नाम भी लिख के देता है। स्टोर डिपार्टमेंट बताएगा कि जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो किससे खरीदना। ठीक, अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको सीमेंट चाहिए, तो वो ये भी लिख के देगा कि आपको कौन सी सीमेंट चाहिए, अंबुजा सीमेंट चाहिए या कौन सी कंपनी की सीमेंट चाहिए, तो सब कुछ कौन लिख के देगा, स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक, तो स्टोर डिपार्टमेंट किसको देगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, और फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट इस फॉर्म के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल लेके आएगा अलग अलग सप्लायर से। ठीक, फुल स्टॉप। ठीक ना, वन इसी में चल रहा है, once the material is purchased, 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 then it will be issued to the stores department. It will be issued to the stores department and it will be treated as receipts. It will be treated as receipts. तो ये क्या हुआ, जैसे इसके पास सामान आ गया खरीद के, ये किसको दे देगा, स्टोर डिपार्टमेंट को। तो स्टोर डिपार्टमेंट के लिए क्या हो गई, रिसीट्स हो गई, सामान आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट। तो इसके लिए क्या हो गई है, रिसीट। तो ट्रीटेड एज रिसीट्स फॉर द स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रीटेड एज रिसीट्स फॉर द स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, फुल स्टॉप। तो ये इसके लिए क्या मान लिया जाएगा, रिसीट मान लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नोट वही चल रहा है, लाइन नेक्स्ट है बस। Similarly, a request is made. Similarly, a request is made by the production department. A request is made by the production department in the form of an internal document. In the form of an internal document called material requisition, in which details of raw material is given, on the basis of which raw material is given, on the basis of which raw material is to be issued, on the basis of which raw material is to be issued by the stores department, by the stores department to the production department, तो मतलब क्या करेगा, इसके पास जो मटेरियल आया वो इशू कर देगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, इशू बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो आया वो स्टोर्स के लिए रिसीट हो गया, और फिर जब ये आगे देगा तो स्टोर्स के लिए क्या हो गया, इशू हो गया, स्टोर्स के लिए क्या हो गया, इशू। ठीक, तो ये था इसका बेसिक प्रोसेस। अब हम चलते हैं एक एक टॉपिक पे। तो डालना टॉपिक नंबर 1, हेडिंग डाल दो टॉपिक नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, हमें रॉ मटेरियल 1 किलो रॉ मटेरियल या 1 यूनिट रॉ मटेरियल, अगर मैं प्लास्टिक खरीद रहा हूं तो पर केजी क्या कॉस्ट पड़ रही है, अगर मैं यूनिट्स में खरीद रहा हूं तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट पड़ रही है, वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि अगर मुझे पर यूनिट निकाल लिया तो मैं टोटल का खर्चा ले लूंगा, डिवाइड करूंगा टोटल यूनिट से, तो पर यूनिट आ जाएगा। तो हमें यही करना है, टोटल खर्चा लेना है, उसमें से उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल यूनिट। बस थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा वो हम यहाँ पर देखेंगे। लिखना, अंडर दिस टॉपिक comma we have to calculate
have to calculate we have to calculate the per unit price of raw material, the per unit price of raw material, per unit price of raw material which is to be recovered from, which is to be recovered from, which is to be recovered from the customer, which is to be recovered from the customers through production process, through production process, through production process, प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो पर यूनिट होगा उसके बेसिस पे तो मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा, तो जब मैं प्रोडक्शन करूंगा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें मटेरियल की कॉस्ट हम क्या करेंगे, कस्टमर से रिकवर करेंगे। अगर मान लो मेरा एक चेयर बनाने का बिजनेस है तो मैं चेयर जब बेचूंगा तो इसमें सारे खर्चे ले लूंगा ना, तो उसमें मटेरियल का भी खर्चा आ जाएगा। अगर मेरा 100 रुपए का मटेरियल लगता है तो मैं कस्टमर को जो प्राइस दूंगा उसमें 100 रुपए की कॉस्ट मेरी मटेरियल की भी रिकवर की जाएगी। ठीक, जो प्राइस उसको बताएंगे उसमें मटेरियल की कॉस्ट रिकवर करूंगा। तो वो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। ठीक, तो वो कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला लिखना, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज, टोटल मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। ये ऐसा ही एक फॉर्मूला हम कहां पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं, जिसमें हमने इन्वेंट्रीज की बात की होती है। ठीक ना, इन्वेंट्रीज में भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के अंदर। जो हमारा कॉस्टिंग है उसके अंदर दो टाइप की वेस्टेज की बात करता है। वो कौन कौन से दो टाइप, एक होता है नॉर्मल वेस्टेज, एक होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। क्या होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल, कोई फर्क बताओ? नॉर्मल कॉस्ट में उल्टा बोल दिया तुमने। क्या था, कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉस है जिसको हम चाह के भी नहीं बचा सकते, मतलब वो नॉर्मली मेरे बिजनेस में होगा ही होगा, कोई भी ऐसा नुकसान जो मेरे बिजनेस में होगा ही होगा उसको आप ट्राई कर सकते हो बचाने का, बट पूरा जीरो नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज होता है। वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज। जैसे मान लो एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास एक केमिकल है, आप केमिकल लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत केमिकल इवेपोरेट होकर हवा में उड़ेगा ही उड़ेगा, तो ये नॉर्मल वेस्टेज है। आप कैसा भी कंटेनर लगा लो, कैसी भी प्रोटेक्शन दे दो, बट वो थोड़ा बहुत केमिकल नुकसान होगा ही होगा, वो आपका क्या है, नॉर्मल वेस्टेज। ठीक, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, अगर आपका वो नुकसान ऐसा था जो आपकी गलती की वजह से हुआ, वरना आप बचा सकते थे। जिस कंटेनर में आप केमिकल लेके जा रहे थे उस कंटेनर का ड्राइवर मस्त क्या था, ट्रक। ठीक, उसने क्या किया, वो ट्रक किसी पेड़ में ठोक दिया और सारा कंटेनर नीचे गिर गया, सारा केमिकल फैल गया। तो वो क्या हुआ, वो किसी की गलती की वजह से हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक, तो नॉर्मल वेस्टेज क्या हुआ, जो हमारे बिजनेस में हो ही जाता है जनरली, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज जो किसी ना किसी गलती की वजह से हुआ, तो जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका नुकसान कौन बियर करेगा, कस्टमर। उसका नुकसान कौन बियर करेगा, कस्टमर। तो हमारे कॉस्टिंग के प्रोविजन क्या कहते हैं, कॉस्टिंग के प्रोविजन कहते हैं कि अगर आपका नॉर्मल लॉस हुआ तो उसका नुकसान कौन बियर करेगा, कस्टमर। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ, अगर मान लो मेरा कोई ड्राइवर था, उसकी गलती की वजह से ट्रक गिर गया, तो वो नुकसान कौन बियर करेगा, मैं।
ऐसा कौन बोलता है? कॉस्टिंग के प्रोविजन। बट रियल लाइफ के प्रोविजन क्या बोलते हैं कि चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, दोनों कौन बेयर करेगा? कस्टमर। ठीक, तो एट द एंड रिकवर रिकवर किससे करते हैं? कस्टमर से। वो प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है, मान लो तुमने क्या किया, तुमने अपने तुम्हारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तुमने सीमेंट मंगवाई। तुमने क्या मंगवाई? सीमेंट। एक ट्रक के अंदर सीमेंट आ रही है, ठीक है ना, मान लो 100 किलो सीमेंट मंगवाई। अब जब ट्रक रास्ते में चलेगा तो गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा उछलते उछलते तुमने देखा होगा साइड से गिरती रहती है सीमेंट। वो क्या है? वो नॉर्मल लॉस है। मैंने क्या किया, मैंने 100 किलो सीमेंट ट्रक में लोड करी, तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते तक वो 90 किलो रह गई, 10 किलो रास्ते में गिर गई, या 95 केजी रह गई। बट मैं पैसे कितने के लूंगा? 100 किलो के। मैं पैसे कितने के लूंगा? 100 किलो की। वो 5 किलो रास्ते में जो गिर गई वो तुम्हारा तुम्हारा। ठीक, तो मेरी तरफ से मैं तुमसे तुम्हारा जो बिल बनाऊंगा वो कितने का बनाऊंगा? 100 किलो का। बिल कितने का रहेगा? 100 किलो का। तो इस केस में क्या हुआ, तुम्हें मिली कितनी? 95। बट मुझे मैंने पैसे कितने के लिए? 100 के। तो जो 5 किलो का लॉस था वो किसने बियर किया? तुमने बियर। तो वो क्या होता है? नॉर्मल। बहुत रेयर कोई कंपनी होगी जो अपना नॉर्मल लॉस जीरो कर सके। बहुत रेयर कोई कंपनी है जो अपना नॉर्मल लॉस जीरो कर सके। उनका ऐसा होता है कि जीरो हो ही नहीं पाता, कोई ना कोई हो ही जाएगा, टूटेगा ही। सिस्का, आई थिंक सिस्का एलईडी एक कंपनी है, आई थिंक सिस्का ही है, कोई एक एलईडी की कंपनी है। वो क्या करती है, 5,000 अगर एलईडी बल्ब बनाती है तो उसमें एक बल्ब सिर्फ खराब करती है। 5,000 अगर एलईडी बल्ब की प्रोडक्शन करेंगे तो एक बल्ब खराब होता है। लेकिन अभी वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे वो अपने 10,000 बल्ब में एक बल्ब खराब करें। 10,000 प्रोडक्शन में सिर्फ एक बल्ब खराब हो, उसके ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है कि कैसे और अपना नॉर्मल लॉस कम कर सकते हैं। बट उनको भी पता है वो जीरो नहीं होगा, एक आधा तो टूटेगा ही टूटेगा, वो नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए नॉर्मल लॉस जनरली कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट को, जितना भी मेरा खर्चा लगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मान लो तुमने 100 किलो सीमेंट खरीदी और 1 किलो सीमेंट 500 रुपए की थी, तो यानी कि तुमने कितने का खरीदा? 50,000 का। तुमने कितने का खरीदा? 50,000 का। 50,000 में लेट से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और लग गया कितने का? 10,000 का। तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई? 60,000। टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई? 60,000। तो मतलब जो मैंने मटेरियल खरीदा उसके टोटल में जो कितने देने पड़े? 60,000। कितने किलो था? 100 किलो। अगर 100 केजी था वो मटेरियल, उसमें से रास्ते में लेट से 20 केजी मेरा खराब हो गया। 20 केजी खराब हो गया और ये मेरा क्या है? नॉर्मल। 20 केजी मेरा खराब हुआ, ये क्या है? नॉर्मल। तो अगर बीइंग अ कस्टमर, मान लो मैं एक कस्टमर हूं, मैंने ऑर्डर कितने का दिया? 100 किलो का। कितने रुपए दिए होंगे? 60,000 रुपए। मैंने ऑर्डर कितने का दिया? 60,000 रुपए का दिया 100 किलो। लेकिन मेरे पास रिसीव कितना हुआ? 80 किलो। मेरे पास रिसीव कितना हुआ? 80 किलो। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैंने 80 किलो के कितने रुपए पे करे हैं? 60,000। तो कितने रुपए पर यूनिट पड़ा? करना डिवाइड। 750। तो यानी कि मुझे 1 किलो कितने का पड़ा? 750 का। तो जब मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा तो उसके 750 रुपए रिकवर करूंगा, 500 रुपए रिकवर नहीं। बात समझ आ रही है? तो जो ये 20 यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ वो किसके पास, किसके ऊपर गया? कस्टमर के पास। अगर मेरा ये नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, अगर मेरा ये नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो मुझे 100 किलो मिला होता। 100 किलो कितने रुपए में? 60,000 रुपए में। 1 किलो के कितने रुपए हुए? 600 रुपए। अगर मेरा नॉर्मल लॉस नहीं होता तो 60,000 रुपए में मैं 100 किलो खरीदता, यानी कि 600 रुपए पर केजी आता। लेकिन क्योंकि मेरा 20 किलो नॉर्मल लॉस हो गया तो मेरा कितना हुआ? 60,000 डिवाइड बाय 80 कितना हो गया? 750। कितना आया? 750। तो यानी कि जो एबनॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस की वजह से 150 रुपए एक्स्ट्रा पड़े, वो मैं किससे रिकवर करूंगा? मेरे कस्टमर से। मान लो मैं प्लास्टिक खरीद रहा था, तो मैंने ये प्लास्टिक खरीदा था, ये प्लास्टिक क्या था? 100 किलो खरीदा था, अब मैं इससे चेयर बना के बेचूंगा। तो अगर मेरा नुकसान ना होता तो 600 रुपए पर केजी मुझे प्लास्टिक पड़ता। बट अब मुझे कितना पड़ रहा है? 750। तो जब मैं ये चेयर बना के आगे कस्टमर को बेचूंगा तो इसमें मटेरियल का कितना ऐड करूंगा? 750। मटेरियल का कितना ऐड करूंगा? 750। बात समझ आ रही है क्या? तो हमने इसमें क्या किया, 60,000 टोटल कॉस्ट थी, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 100 माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट 20। तो 100 माइनस 20 करके कितना आया? 80। 100 माइनस 20 करके कितना आ गया? 80। तो हमने डिवाइड किससे किया? 80। अब अगर मान लो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा समझदार होते, अच्छे होते हैं, उन्होंने क्या किया होता, अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ भी ना, मतलब 20 किलो मेरा प्लास्टिक खराब भी हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उस प्लास्टिक को ना इकट्ठा कर लिया कहीं पे और उसको फिर जाके कबाड़ी वाले को बेचा है। उसने क्या किया, 20 किलो जो प्लास्टिक खराब हुआ उससे उसको बेच आए किसको? कबाड़ी वाले को। तो कुछ पैसा मिल गया होगा हमें। अगर मेरा नॉर्मल लॉस 20 किलो का नुकसान हुआ था तो नुकसान हम किसको दे रहे थे? कस्टमर को।
तो उसी 20 किलो से अगर कोई स्क्रैप मिल रही है तो उसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? कस्टमर। उसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? कस्टमर को। तो अगर मान लो ये जो 20 किलो लॉस था, इसको मैं कबाड़ी वाले को बेच आया कितने रुपए में? 250 रुपए पर केजी के हिसाब से। कबाड़ी वाले को बेच दिया कितने में? 250 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो मतलब 5,000 रुपए हमने उससे कमा लिए। 5,000 रुपए उससे कमा लिए। तो मैंने जो 100 किलो मेटेरियल खरीदा था वो कितने का था? 60,000 का। मैंने 60,000 का मेटेरियल खरीदा, लेकिन उसमें से 5,000 तो मेरे पास वापस आ गए। सिंपल सी बात है, मैंने 100 किलो प्लास्टिक खरीदा, उसमें से 20 किलो बेच दिया, तो 5,000 रुपए तो वापस आ गए। तो मेरी जेब से खर्चा कितना लगा? 55,000। कितना लगा? 55,000। तो यानी कि टोटल मेटेरियल कॉस्ट 60,000 माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज कितना? 5,000। तो अब हम क्या करेंगे? 55,000 को डिवाइड करेंगे कितने से? 80 से, जो भी है 687.5। बात समझ आ रही है? तो नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का समझ आ रहा है? ये हमारा क्या है? नॉर्मल लॉस है सारा। तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? नॉर्मल लॉस में हम अपना जो नॉर्मल लॉस है वो किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर से। वो किससे रिकवर किया जाएगा? कस्टमर से। किस बेसिस पे रिकवर करेंगे? हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देंगे। अगर लॉस ना होता तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 600 रुपए। लॉस होने की वजह से मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 750। तो हमने पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा दी, मतलब हमने कस्टमर से ज्यादा रिकवर। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखिए। ठीक। तो ये टोटल मेटेरियल कॉस्ट कैसे निकालनी है वो मेन है, बाकी सारी चीजें तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, वैसे हमें फिर फॉर्मूला डालना। तो बस ये ध्यान रखना कि कॉस्टिंग क्या कहता है। अगर कोई नॉर्मल वेस्टेज है तो उसको किसके नाम पे देना है? कस्टमर के नाम पे। और अगर एबनॉर्मल वेस्टेज है तो वो किसके नाम पे जाएगा? हमारे नाम पे। ठीक। तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस होगा? नॉर्मल नॉर्मल माइनस। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या माइनस होंगे? नॉर्मल। ठीक। लिखना एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड is a producer of X Limited is a producer of plastic chairs. हाँ चलो ठीक है, प्लास्टिक चेयर्स फॉर विच X Limited is a producer of plastic chairs for which a chemical A is required. For which a chemical A is required. Chemical A is required. ठीक। तो एक बात का ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में आगे जाके जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, फिनिश गुड्स की बात नहीं करेंगे। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में ना घुमा फिरा के देने के लिए चेयर की बात कर देगा ये। हमें चेयर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें किसके ऊपर करना है? रॉ मटेरियल के ऊपर, यानी कि प्लास्टिक के ऊपर। ठीक। तो पूरे चैप्टर के लिए ध्यान रखना, ये चीज कहीं फंसा देगा तुम्हें ये। ठीक। क्या कहता है? X Limited is a producer of plastic chairs फॉर विच अ केमिकल ए इज रिक्वायर्ड। तो हमारे लिए क्या है? मेन क्वेश्चन किसका है? केमिकल ए का। चेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखना, परचेज प्राइस ऑफ केमिकल ए, परचेज प्राइस ऑफ केमिकल ए इक्वल्स टू ₹10। परचेज प्राइस ऑफ केमिकल ए इक्वल्स टू ₹10। क्वांटिटी परचेज, क्वांटिटी परचेज इक्वल्स टू 10,000। क्वांटिटी परचेज 10,000। जीएसटी, जीएसटी ऑन अबव, और ब्रैकेट में लिख देना नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल 20,000। 20,000। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इस पे भी ब्रैकेट में लिख देना नॉन रिफंडेबल 50,000। 50,000। सर ये नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है? कि इनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मतलब ये खर्चा आपकी जेब से गया। अगर मुझे इसका क्रेडिट मिल जाता, यानी कि जीएसटी का अगर मुझे आईटीसी मिल जाता, तो वो मेरी जेब से खर्चा थोड़ी गया। मैंने पे करा, बदले में किसी और से मुझको मिल गया, तो मतलब मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, तो फिर हम उसको ऐड नहीं करते कॉस्ट में। ठीक। तो नॉन रिफंडेबल होगा सिर्फ तभी हम उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। फिर लिखना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, transportation charges for transportation charges for bringing the raw material, transportation charges for bringing the raw material
into the stores, transportation charges for bringing the raw material into stores रुपीज 8,000 8,000 8,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 2,000 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितना 2,000। तो 2,000 रुपए का क्या लगा, इंश्योरेंस का खर्चा लगा। नॉर्मल वेस्टेज 10%, नॉर्मल वेस्टेज 10% एंड नो स्क्रैप is realized no scrap is realized from normal wastage, no scrap is realized from normal wastage, full stop। calculate the average cost, calculate the average price लिख दो, calculate the average price per unit of chemical A, calculate the average price per unit of chemical A। तो हमें केमिकल ए का एवरेज प्राइस पर यूनिट निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल मटेरियल कॉस्ट चाहिए। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो एक वर्किंग नोट टाइप बना लो, कैलकुलेशन ऑफ, सॉल्यूशन लिखो इसका, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या रहेगी इसमें। सबसे पहले क्या था, परचेज कॉस्ट। सबसे पहले क्या आई, परचेज कॉस्ट। 10,000 यूनिट हमने खरीदी और एक यूनिट कितने की है, 10 रुपए की। एक यूनिट कितने की है, 10 रुपए की। तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,00,000। कितना आ गया, 1,00,000। इसमें प्लस कर दो जीएसटी। तो वो कब प्लस होगा, ओनली इफ नॉन रिफंडेबल। कब प्लस होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ नॉन रिफंडेबल है। तो यानी कि कितना आ गया, 20,000 प्लस इंपोर्ट ड्यूटी। ये भी कब प्लस होगा, जब नॉन रिफंडेबल होगा। जब क्या होगा, नॉन रिफंडेबल। कितना, 50,000। कितना हो गया, 50,000। इसके बाद क्या खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितने का, 8,000। 8,000 का ना ट्रांसपोर्टेशन, 8,000। और एक क्या है, इंश्योरेंस। एक हमने क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया 2,000 तक का। बस यही थे। तो कितना हो गया टोटल, 1,80,000। कितना हो गया, 1,80,000। तो यानी कि 1,80,000 माइनस स्क्रैप उसने मना कर दी थी, कोई स्क्रैप नहीं मिलेगी, डिवाइड बाय कितने केजी है, 10,000 किलो है। उसमें से 10% खराब हो गया और वो हमारा नॉर्मल है। तो 10% खराब हो गया यानी कि 1,000 किलो खराब हो गया। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 9,000 केजी। तो कितने रुपए आ गया, ₹20 पर केजी। तो 1 किलो मुझे कितने का पड़ा, 20 रुपए का पड़ा। 1 किलो कितने रुपए का पड़ा, 20 रुपए। क्लियर है क्या, पीछे ध्रुव, सुमित। तो सर हमें कैसे पता चलेगा इस टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट लेनी है और कौन कौन से खर्चों को नहीं लेना। ये जो टोटल कॉस्ट का है, इसमें बहुत सारे खर्चे दिए होंगे। मान लो फैक्ट्री रेंट दे दिया, गोडाउन रेंट दे दिया, ऐसे करके बहुत सारे खर्चे दे दिए। तो हम सर टोटल मटेरियल कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे ऐड करेंगे और कौन कौन से खर्चे ऐड नहीं करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा। अगर मान लो ये मेरा स्टोर है, ये मेरा क्या है, स्टोर। यहाँ पर मैं सारे के सारे मटेरियल को रखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा मटेरियल रखता हूँ। तो इस स्टोर में लाने तक का सारा खर्चा, इस स्टोर के अंदर लाने तक का सारा इसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा।
मतलब रास्ते में आपने ट्रांसपोर्टेशन पे की, रास्ते में ट्रांजिट पे किए, इंश्योरेंस पे किया रास्ते का, अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग कराई, मेटेरियल लोड कराने का, अनलोड कराने का सारा खर्चा इसकी कॉस्ट में प्लस किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा प्लस किया जाएगा। ठीक, चलो निकालना एक बारी बुक, तुम्हें मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ तुम लोगों को। चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर आई थिंक 87 होगा, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 12, तुम्हें भेज रहा हूँ PDF। हाँ हाँ, वो क्या कहता है कि वो डिपेंड करता है, एक आएगा स्टोर डिपार्टमेंट में रिसीव का जो रेट होगा वो लेना है। अगर आप एक वो यही हो गया ना, स्टोर से लेके आप भेज रहे हो किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो कंपनी के इंटरनल खर्चों में आता है, फिर वो मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो मटेरियल का खर्चा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मटेरियल को खरीदने का खर्चा है, परचेजिंग का। एक एक नोट डालना पहले, इससे पहले तुम्हें तो बुक दी हुई है ना, पोस्ट की बुक दी है ना मैंने, जो मैंने अपनी वाली बुक दी थी तुम्हें। क्या कह रहे हो? हाँ, एक नोट लिखना तो पहले नोट लिख लो, या तो बाद में लिखवा दूंगा, अगर क्वेश्चन नंबर हेडिंग डाल दिया तो वही लिखवाना था कि नॉर्मल लॉस जो है वो कस्टमर से रिकवर। चलो लिख दो, फिर नोट लिख दो, लिखना नोट, नोट लिखना, एनी लॉस ड्यू टू, एनी लॉस ड्यू टू normal reasons, any loss due to normal reasons is to be recovered from, is to be recovered from customers, is to be recovered from customers by reducing the denominator, by reducing the denominator, which would, which would automatically, which would automatically increase the, which would automatically increase the average price per unit, which would automatically increase the average price per unit। तो जो भी नॉर्मल लॉस होगा वो हम किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से, उसका एवरेज प्राइस अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। चलो निकालना क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। The particulars relating to the import of sealing ring made by AP and Company during December are given। कहता है सीलिंग रिंग के 1000 पीसीज मंगवाए, इनवॉइस एट पाउंड 2000 पाउंड का क्या था, सीलिंग रिंग था, बॉम्बे पोर्ट पे सीआईएफ। Custom duty was paid at the rate 100% on invoice value, which was converted into Indian currency by adopting an exchange rate of rupees 17.20 per pound। क्या कह रहा है कि हमने 1000 पीस मंगवाए सीलिंग रिंग के 2000 पाउंड के, 2001 का नहीं है, 2000 के टोटल है, तो मतलब 1000 पीस 2000 के है, तो एक कितने का हुआ, 2 रुपए का, तो 2 पाउंड का, सॉरी 2000 पाउंड के तो मंगवाए थे और उस पर 100% कस्टम ड्यूटी लगी, मतलब
2000 पाउंड की तो रिंग है और 2000 पाउंड ही उसके ऊपर और लगे एक्स्ट्रा, ठीक, 4000। फिर कहता है उसके बाद क्लियरेंस चार्जेस कहाँ लगे, इंडिया में। जैसे ही वो सामान इंडियन पोर्ट पे आ गया, वहां पर मुझे उनको क्लियर कराने के लिए चार्जेस पे करे होंगे, वो किस में लगे, इंडियन करेंसी में। तो हमें सारे के सारे खर्चे एक ही करेंसी में लेके आने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। हाँ वही करेंगे। तो देखना सबसे पहले टोटल मटेरियल कॉस्ट, सबसे पहले क्या आएगा, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस 2000 पाउंड है, उसको 17.20 के हिसाब से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो गया, 34,400। प्लस कर दो कस्टम ड्यूटी, ये भी सेम हो जाएगा 2000 इंटू 17.20, यानी कि 34,400। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस कितने के हैं, 1800 के। क्लियरिंग चार्जेस कितने के हैं, 1800 के। फिर इसके बाद क्या बोला उसने, कहता है फ्रेट चार्जेस ₹1400 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंसाइनमेंट फ्रॉम बॉम्बे पोर्ट टू फैक्ट्री प्रेमिसेस। कहता है कि हमने क्या किया, बॉम्बे से पोर्ट से लेके अपने फैक्ट्री तक लेके आए और उसके 1400 दिए, तो वो भी हमारा आ जाएगा। तो प्लस ट्रांसपोर्टेशन कितने, 1400। फिफ्थ पॉइंट में उसने सिर्फ स्क्रैप के बारे में बोला है, बाकी और कुछ भी नहीं बोला। फिफ्थ पॉइंट में उसने क्या बोला है, स्क्रैप के बारे में बोला है कि हमें 100 पीसीज ऐसे पता चले जो खराब है। 100 पीसीज हमारे क्या हो गए, खराब हो गए। 100 पीसीज हमारे क्या रहे, खराब। तो उन 100 पीसीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 72,000। ये हमारी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट। ये हमारी क्या रही, टोटल कॉस्ट। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट। अब हमें फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, it was found that on inspection that 100 pieces of the above material were broken and therefore rejected। कहते हैं हमने जब हमें मिले ना सामान, तो उसमें से हमें पता चला 100 यूनिट तो ऐसी थी जो खराब थी, टूटी फूटी थी, और वो हमने रिजेक्ट कर दी, वो हम नहीं, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू फॉर द रिजेक्टेड पार्ट, मतलब अगर खराब निकली भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको फेंकनी पड़ेगी कूड़े में, कोई उसका स्क्रैप नहीं मिलेगा। नो रिफंड फॉर द ब्रोकन मटेरियल वुड बी एडमिसिबल एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई टूटी फूटी है तो उसके बदले में हमें कोई रिफंड भी नहीं देगी कंपनी, तो मतलब वो नुकसान किसका हो गया, हमारा हो गया। कहता है द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रीट 60 एज नॉर्मल लॉस एंड रेस्ट 40 एज एबनॉर्मल लॉस। कहता है कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो 100 यूनिट्स है, 100 में से 60 किस में मान लेंगे, नॉर्मल में, और बाकी 40 किस में मान लेंगे, एबनॉर्मल। ठीक, तो 60 किस में हो गई, नॉर्मल में, और बाकी 40 किस में हो गई, एबनॉर्मल। बात समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले को प्राइस पर यूनिट निकाल लेते हैं। प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू कितना, 72,000 टोटल कॉस्ट थी, स्क्रैप कुछ भी नहीं था, डिवाइड बाय 2000 यूनिट्स हमने मंगवाई थी, जिसमें से 60 यूनिट्स हमारी क्या हो गई, वेस्टेज हो गई। 2000 थी, 1000 थी, 1000 थी, 900 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 900 कैसे आया था, 1000 हमने मंगवाई, उसमें से 100 खराब हो गई, जिसमें 40 तो एबनॉर्मल भी है, तो हम तो सिर्फ नॉर्मल माइनस करते हैं, तो इसलिए सिर्फ 60 माइनस। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल माइनस करेंगे, तो 60 माइनस करेंगे, कितना आया, 76.59 या फिर 76.6 बोल सकते हो। फिर उसने पूछा क्या है हमसे, रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं कैलकुलेट। ए पॉइंट में था टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो हम निकाल चुके हैं टोटल कॉस्ट। बी पॉइंट में क्या बोला था, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट, वो भी हमने निकाल दिया। ऑल्सो स्टेट ब्रीफली हाउ द वैल्यू ऑफ 100 पीसेज रिजेक्टेड इन इंस्पेक्शन विल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट। कहते हैं जो 100 यूनिट्स हमारी खराब हो गई ना, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो जो 60 यूनिट्स है वो तो हम किसके नाम पे डालेंगे, कस्टमर के नाम पे, हमने डाल दिया अपना पर यूनिट बढ़ा के। तो जो बाकी बची 40 है वो किसके नाम पे जाएगी, वो मेरे नाम पे जाएगी, मतलब ओनर के नाम पे जाएगी, तो उसको हम किस में डाल देंगे, P&L में।
लेकिन कॉस्ट के अंदर हम P&L वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट। यहाँ पर कैसा क्या यूज होता है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो लिखना वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज की कितनी वैल्यू होगी, कितनी यूनिट्स खराब हुई, 40, और एक यूनिट कितने की है हमारे लिए 76.59। एक यूनिट हमारी कितने की है 76.59 की, और 40 यूनिट खराब हुई, तो कितने रुपए आए 3063.82। और वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। जो मटेरियल हमने प्रोडक्शन में इशू कर दिया, कितना किया था 900, 1000 मंगवाया था, उसमें से 100 खराब हो गया, तो हमारा कितना बचा 900 बचा ना, तो वो हमारा कितना बचा 900। तो ये कितना हो गया 900 इंटू 76.59, 900 इंटू 76.59 कितना आया 68931 पॉइंट। आगे भी कुछ आ रहा है इतने, ठीक है चलेगा 68931। तो ये हमने किसको चार्ज किया प्रोडक्शन में, यानी कि कस्टमर को। मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैंने जब चीज बनाई तो उसमें मेरा मटेरियल कितने का लगा 68931 का, और मेरा नुकसान कितने का हुआ 3063 का, जो मैंने बियर कर लिया। तो ऐसे करके मेरे 72,000 पूरे हो गए। तो जो ये 72,000 था उसमें से कुछ मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, बाकी मैंने किसको यूज कर दिया प्रोडक्शन को। टोटल करोगे तो देखना 72,000 आएगा, 5-6 रुपए का राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो लिखना ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग। ये पहले वैल्यूज निकाल लो, फिर लिखना ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग। ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग। ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, फॉर नॉर्मल लॉस ऑफ 60 पीसेस, फॉर ये इसी क्वेश्चन का ही आंसर चल रहा है, फॉर नॉर्मल लॉस ऑफ 60 पीसेस कॉमा the normal loss of 60 pieces comma the loss is to be recovered, the loss is to be recovered from the customer, recovered from the customers by, from the customers by reducing, by reducing the denominator, by reducing the denominator, which will, which will automatically increase, which will automatically increase the average price per unit, which will automatically increase the average price per unit। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्राइस पर यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये क्या था नॉर्मल लॉस के लिए। सेकंड पॉइंट लिखना फॉर एबनॉर्मल लॉस, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40 यूनिट्स, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40 यूनिट्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना था 3063.82 या 3064 कर दो, अमाउंटिंग टू रुपीज 3064 comma the cost is to be, the cost is to be borne by, borne by owner, borne by owner by debiting, by debiting the costing P&L account, by debiting the costing P&L account, by debiting the costing P&L account। तो क्या कह रहा है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे और बियर। आना क्वेश्चन नंबर 13 पे, बस एक लास्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं।
आज कॉलेज थोड़ी तुम्हारा, कॉलेज थोड़ी आज नहीं है, सच में जाना है, सच में जाना है। हाँ बस फिर खत्म बात। तो फिर इसी बात पे दो क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या कहता है। अ मैन्युफैक्चर ऑफ सूरत परचेज थ्री केमिकल्स ए बी एंड सी फ्रॉम बॉम्बे। द इनवॉइस गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है सूरत का, वो तीन केमिकल खरीदता है ए बी और सी। केमिकल ए 3000 किलो खरीदा 4.20 का, केमिकल बी 5000 किलो खरीदा 3.80 का, और केमिकल सी 2000 किलो खरीदा 4.75 का। तो तीनों का ये परचेज हो गया। उसके बाद सेल्स टैक्स लगा 2055 रुपए का। अब ये सेल्स टैक्स तो सबके ऊपर कंबाइन लगा होगा, 2055 का इकट्ठा लगा तीनों के ऊपर, तो हमें इस सेल्स टैक्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो देख लेंगे कैसे करना है। फिर रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट लगा, उसके बाद वो भी क्या लगा, तीनों पे लगा, तो उसको भी हमें बाइफरकेट करना होगा। कहता है उसके बाद अ शॉर्टेज ऑफ 200 kg इन केमिकल ए, 280 kg इन केमिकल बी एंड 100 kg इन केमिकल सी was noticed ड्यू टू ब्रोकेज। कहता है कि तीनों के अंदर इतनी इतनी किलो के केमिकल हमारे क्या हो गए, ब्रोकरेज मिली हमें, टूटे फूटे मिले, तो मतलब वेस्टेज हो गई। एट सूरत द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑफ रुपीज 0.10 per kg। He also paid cartage of 63.12 for chemical A, B, C, तीनों का दे दिया। ठीक, तो ये सारे खर्चे उसने दे दिए। बस अब हमें डालना है उसको स्टेटमेंट में डालना है, और हमारी ताकि कॉस्ट निकल जाए। Calculate the stock rate that you would suggest for pricing issues of chemical, assuming a provision of 5% should be made towards further deterioration। मतलब हमें लगता है कि बाद में फ्यूचर में 5% और खराब हो जाएगा, तो 5% को ध्यान में रखते हुए क्या बना देना, इसका प्राइस निकाल देना। तो 5% हमारा नॉर्मल। तो क्या कहता है, चलो अब इसकी पहले तो क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें क्या करनी है, तीनों की अलग अलग निकालनी है। तो तीन कॉलम बना लो, एक ए का, एक बी का, और एक सी का। ए बी और सी, ये हो गया पर्टिकुलर्स ए बी सी। पर्टिकुलर्स ए बी सी, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी। सबसे पहले इनकी क्या आएगी, बेसिक परचेज कॉस्ट। यानी कि जितने में खरीदा, कितने में खरीदा है, ए को 3000 किलो खरीदे, कितने में, 4.20 में, यानी कि 12600, 19000 और 9500। 12600, 19000, 9500। तो ये हमने क्या किया, तीनों के मटेरियल खरीद लिए, तीनों मटेरियल को परचेज कर लिया। ठीक, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, सेल्स टैक्स को प्लस करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, सेल्स टैक्स प्लस होगा। अब सर सेल्स टैक्स तो क्या है, सेल्स टैक्स टोटल में दे दिया 2055। टैक्स किस पे लगता है, प्राइस पे, जितने में हमने खरीदा। अगर मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उस पर 18% जीएसटी है, सेल्स टैक्स ना मान के जीएसटी मान लो, तो अगर 18% जीएसटी है तो वो किस पे लगेगा, प्राइस पे। तो यानी कि जो सेल्स टैक्स है कितने का, 2055 का, उसको किस में बांट दो, इन तीनों की रेशियो में बांट दो। 12600, 19000, 9500। तो क्योंकि ये किस पे लगा होगा, सेल्स टैक्स प्राइस पे ही लगा होगा, तो हमने क्या किया, 2055 को, 2055 को इन तीनों की रेशो में बांट दिया। इन तीनों की रेशो में क्या किया, बांट दिया। बात समझ आ रही है। क्लियर है, कितना कितना आ रहा है बताना। पहले का आ रहा है 630, 950, कितना बचा, 9 6 15 15 80, 475। 630, 950 और 475 रेशियो में बांटना आता है ना सबको, पक्का। कितना आ गया, 475। इसके बाद क्या था, रेलवे फ्रेट। कहता है कि इसके बाद क्या था, रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट कितना बोला था उसने,
1000 रुपए, रेलवे फ्रेट कितना था 1000 रुपए। कुछ आइडिया किस में बांटेंगे, किस में बांटेंगे, वेट में, बिल्कुल, क्योंकि रेलवे वाला जो फ्रेट चार्ज करेगा किसके बेसिस पे करेगा, जितना किलो तुमने सामान दिया उनको। तो ए के थे 3000 किलो, बी के थे 5000 किलो, और सी के थे कितने 2000 किलो। तो 3:5:2, तो यानी कि 300, 500 और 200, 300, 500 और 200। यहां तक क्लियर क्या सबका, कोई डाउट यहां तक, ठीक। फिर इसके बाद शॉर्टेज की बात बाद में करेंगे, वो तो लॉस हो गया हमारा। कहते हैं एट सूरत द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कहां पर पे करी, सूरत में, कहां पे करी, सूरत में। तो इसमें क्या करेंगे, खर्चा तो पे करा ना उसने अपनी फैक्ट्री से पहले, तो क्या आ गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। कितनी बोली थी उसने, 0.10 पर केजी, कितना आया, पहले का कितना, कितना आ गया, 300, 500 और 200, जो कि गलत है। क्या हुआ, सूरत में पे करी ना उसने, कहां पर पे करी है, सूरत में। उससे पहले ही उसका रास्ते में सामान टूट चुका था, तो वो तो वेस्टेज हो गई, उस पे क्यों ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करेगा। तो जितना जितना सामान हमारा टूट गया उसको हटा के बचे हुए पे जो उसको रिसीव हुआ होगा, सिर्फ वो क्या होगा, हमारा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करेगा। तो यानी कि पहले में 3000 था, उसमें से कितना 240 टूटा था, 280, तो 280 टूट गया इंटू 0.10, तो कितना आया, 200 है पहले का, 200, तो ये कितना आ गया 280। ऐसे ही दूसरे का 5000 माइनस इसका कितना है, इसमें 280 है, 280 इंटू 0.10, तो कितना आ गया 472। और लास्ट वाले में 2000 माइनस कितना है 100 इंटू 0.10, 190, ठीक, ये हो गया 190। फिर इसके बाद लास्ट में कार्टेज है, कार्टेज तो उसने खुद ही तीनों का दे दिया अलग अलग, तो प्लस कर दो कार्टेज, कितना कितना है 63.12, दूसरे का 45.67 और 31.80, 31.80। तो ये आ गई इसकी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। नहीं वो तो यूनिट्स पे बनेगा, प्रोविजन खराब होगा ना, मतलब यूनिट्स खराब होगी ना, अमाउंट से कोई लेना नहीं है। तो एक टाइप से नॉर्मल लॉस की तरह ही हो गया। कहता है कि कुछ तो हमारा रास्ते में ही टूट गया और हमें लगता है 5% और खराब हो जाएगा, तो वो जो खराब होगा वो तो यूनिट्स खराब होगी ना, तो उसका यहाँ पर कॉस्ट से कोई लेना ना नहीं है। कितना कितना आया, 13873.12, दूसरे का 20967.67, और तीसरे का 10396.80। चेक करना, यही आना है तीनों। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, तो फिर कैलकुलेशन चेक। यही आ रहा है ना। तो ये तो हमने अभी तक सिर्फ क्या निकाली है, कॉस्ट निकाली है। अभी हमें क्या चाहिए, यूनिट्स। कॉस्ट को डिवाइड किससे करते हैं, यूनिट से ही, लेकिन यूनिट्स में से किसको माइनस कर देते हैं, नॉर्मल वेस्टेज को। तो इस क्वेश्चन में यूनिट्स कितनी कितनी है, इसी के नीचे ही बना देते हैं यहाँ पर। तुम अलग स्टेटमेंट बना सकते हो यूनिट्स के लिए, मैं इसी के नीचे बना रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ये हो गई टोटल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट्स की। तो सबसे पहले क्या आ गई, यूनिट्स परचेज। कितनी यूनिट्स हमने परचेज करी, 3000 इसकी, 5000 इसकी, और 2000 इसकी। इसमें से माइनस कर दो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस यानी कि जो ब्रेकेज हुई है, जो टूटा है हमारा सामान, जो इतना रास्ते में टूट गया था। 200 इसका टूटा, 300 इसकी ब्रेकेज हुई थी, और 200 का लॉस इसका था। 200 का लॉस किसका था, इसका, ठीक।
तो दो नहीं, इसका 500 था, 280 था, 280 और 100, इसका था 280 और इसका था 100। तो मतलब हमारे पास कितना कितना पहुंचा, इसका पहुंचा 2800, इसका पहुंचा 4720 और इसका 1900। उसने बोला कि जितना हमें मिला ना उसके बाद भी हो सकता है 5% और खराब हो जाएगा, तो हमारा 5% और खराब हो जाएगा, तो माइनस कर दो फर्दर डेट्रोइटेशन 5%। तो इसका कितना हो गया 140, इसका कितना हुआ 236, 95। तो ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नेट कितना हो गया 2660, 4484, 1805। इसको तुम बोल सकते हो बी। अब पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डिवाइड बाय क्या कर देंगे बी, ए को डिवाइड कर देंगे किससे बी से। तो पर यूनिट निकालने के लिए ए को डिवाइड कर देंगे किससे बी से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाय बी। वो हमारा क्या हो गया ए डिवाइड बाय बी। ठीक, हाँ मतलब तीनों का अलग अलग होगा, बिल्कुल तीनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर यूनिट लिख सकते हो, पर यूनिट ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी, तो दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये आ रहा है 5.21, 4.67 और 5.76, 5.76। क्लियर है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट बस यही है कि पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है और उस टोटल कॉस्ट को फिर डिवाइड करना है किससे, यूनिट से। टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करेंगे नॉर्मल वेस्टेज की, जो कि इस क्वेश्चन में थी नहीं, और टोटल यूनिट्स में से माइनस करेंगे नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें रहेंगी। डन, फिर इतना ही करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में।